हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय राजनीति में एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की बुक से लिए हुए हमने। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तथा इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों, गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इस परिषद को लेकर सलाह देने का अधिकार था। यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था, परंतु यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यह वह अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है नियंत्रक मंडल की स्थापना। नियंत्रक मंडल की स्थापना फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत हुई थी। दूसरा है बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो विनियमन अधिनियम 1773 के अंतर्गत हुई थी। थर्ड है सी ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत प्रदान की गई थी। डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। यह चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत प्रदान की गई थी। इसके अकॉर्डिंग ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। नियंत्रक मंडल की स्थापना फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनियमन अधिनियम 1773,
ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। किसके अंतर्गत नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। थर्ड है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। फोर्थ है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। किसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, सुधार अधिनियम कहा जाता है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? बर्मा पहले भारत का ही हिस्सा था, परंतु भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। तो किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नामक 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा संवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भारतीय संविधान के तत्व दिए हुए हैं और सूची 2 में देश जिससे लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो बी का फिफ्थ हो जाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो सी का 1 हो जाएगा। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है, तो ये डी का 2 हो जाएगा। तो ए का थर्ड है, बी का फिफ्थ है, सी का 1 और डी का 2 है। इसके अकॉर्डिंग ए का थर्ड, बी का फिफ्थ, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हुए हैं, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। फेडरल सिस्टम जो है, भारत की संघात्मक व्यवस्था है, वो किस देश से ली गई है, तो उसे कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। या डी है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है कि कौन सा कथन सत्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। आइए उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है मौलिक अधिकारों की अवधारणा को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान हैं। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म और मृत्यु का वर्ष क्रमशः है। तो कौन से वर्ष में उनका जन्म हुआ था और कौन से वर्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी। कौन थे? K.M. मुंशी थे प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य T.T. कृष्णाचारी। कौन थे? T.T. कृष्णाचारी थे राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी।
राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णाचारी और कृष्णामाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णामाचारी और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इनके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी.एन. राव थे, जिनका पूरा नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव का पूरा नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 3 सही है। एन गोपाला स्वामी अयंगर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो इस प्रकार हैं: एन गोपाला स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। तत्पश्चात एन माधव राव ने पद संभाला। डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद टी कृष्णामाचारी ने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो वर्ष 1950 में। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? वर्ष 1950 में।
जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकारूप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे उपसभापति कार्यपालिका परिषद के? जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय को इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा परिषद के उपाध्यक्ष एवं उपसभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का प्रथम मनोनीत अस्थायी उपसभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। जनवरी 22, 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 389 में से 299 सदस्य ही शेष थे, जिनमें 256 चुने हुए एवं 70 मनोनीत थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य, 26 अनुसूचित जाति के सदस्य एवं 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी या उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह बहुदलीय निकाय थी, उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी 3 और 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था।
क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, न कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, न कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन किया गया था। इन सदस्यों में अनेक दलों के सदस्य शामिल थे तथा सभा के संचालन के लिए अनेक समितियां गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2015 में लिया गया, क्योंकि इसी वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास के एमसीक्यूज में आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।